आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत है, मतलब स्वागत करता हूँ। और आ रही है तो एक बार यस लिख दें सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट एक बार यस लिख दें कि यस सर, आपको हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ रही है ना? स्टार्ट करें। चलिए, किसी एक चीज पर फोकस करके उस पर एक महीने काम करके देखो, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन फोकस करना बहुत जरूरी है। फोकस ही सबसे बड़ी चीज है जो नहीं कर पाता है बच्चा, उसी वजह से प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आप लोगों को आज नहीं तो कल अपने आप में कंसंट्रेट होना पड़ेगा और अपने आप में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजों को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। यही एक मूल मंत्र है सफलता का। ठीक है, हाँ, आइएगा स्टार्ट करते हैं। कल हमने इनकम एक्सपेंडिचर पूरा कवर कर लिया। आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पास फेल वाला, देन क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बाकी है सारे। ठीक है, तो आइए, पास फेल कॉन्सेप्ट। भाई देखो, बात समझ में आनी चाहिए आपको कि कोई व्यक्ति पास कब होगा फेल कब होगा उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, और परसेंटेज में पास कब होगा और फेल कब होगा उस पर विचार किया जा रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति बोलता है कि भैया मेरे तो 20% नंबर आए हैं, 20% नंबर आए हैं, मैं 40 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब 20% अंक आए हैं लेकिन 40 मार्क्स से फेल है वो। यानी कि अगर मैं बोलूं अगर ये पास होता तो इसको कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए? बिल्कुल पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे इसको? इसको चाहिए थे ओवरऑल जो परीक्षा थी, मान लो x नंबर की परीक्षा है, हाँ, और x नंबर की परीक्षा है, उसका 20% प्लस 40 नंबर अगर आ जाते तो क्या ये पास हो जाता? पासिंग मार्क्स 20% प्लस 40 नंबर आ जाते तो क्या ये पास हो जाता? हो जाता ना? हाँ। अगर मैं बोलूं कि कोई एक व्यक्ति है, उसके 40% मार्क्स आ रहे हैं, 40% मार्क्स में वह 10 मार्क्स ज्यादा लेकर आ रहा है, ज्यादा ला रहा है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यानी कि 40% मार्क्स में वो 10 मार्क्स ज्यादा ला रहा है पासिंग मार्क्स से, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पासिंग मार्क्स होंगे, तो जो उसके 40% मार्क्स आए हैं उससे 10 नंबर कम आएगा, तब जाके पासिंग मार्क्स बराबर होंगे? क्योंकि जब वो 40% ला रहा है ना, तो वो ऑलरेडी 10 नंबर ज्यादा है किससे? पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मार्क्स जो होगा वो क्या होगा? उस 40% अंक का 10 नंबर कम। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर सेम परीक्षा दोनों व्यक्तियों ने दी तो पासिंग मार्क्स विल बी सेम, दोनों के जो पासिंग मार्क्स है वो समान होंगे। यानी कि 20% प्लस का 40 इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 40% माइनस का 10। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? यानी कि अगर मैं यहां बात करना चाहता हूं कि 20% बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। यानी कि 100% बराबर कितना आ गया? 250 आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहली बात तो वह परीक्षा कितने नंबर की थी? तो परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक, कि भाई पूरे के पूरे अंक कितने हैं, तो आप बोलेंगे वो परीक्षा 250 नंबर की थी। अगला मेरा ये प्रश्न आपसे आ जाता है, हाँ, पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण अंक बोलते हैं इनको, है ना, उत्तीर्ण अंक। पासिंग मार्क्स बोलते हैं उत्तीर्ण अंक या प्राप्तांक, प्राप्तांक तो नहीं, पासिंग मार्क्स। उत्तीर्ण अंक कितने हो जाएंगे? यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? तो 250 अगर फुल मार्क्स हैं तो एक व्यक्ति को 20% मिलता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो 20% निकालूंगा 250 का, 250 का 20% निकाल दूंगा और 40 नंबर और जोड़ दूंगा, और दोनों ही स्थिति में सेम ही आएगा। या आप 250 का 40% निकाल दो और 10 नंबर घटा दो, तो 100 में से 10 गया तो भी 90, और यहां 50 और 40 तो भी 90। तो 90 नंबर आपके कितने हो गए? उत्तीर्ण अंक हो गए।
भाई दोनों ही केस में सेम ही आएगा, चाहे ये वाला केस लगा लो या ये वाला केस लगा लो, क्योंकि बराबर है ना, लॉजिकल बात है। तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये बताओ इस पहले वाले लड़के के प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक समझ रहे हो? प्राप्तांक का मतलब कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं, है ना, इसके कितने मार्क्स आए हैं, मतलब इसके ओवरऑल, है ना। तो आप ये कहोगे केवल 20% आए हैं, तो 250 का 20% यानी कि केवल 50 मार्क्स आए हैं इसके। इसको 50 मार्क्स मिले और इस भाई साहब को 100 नंबर मिले। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है प्राप्तांक क्या है, पहले वाले बच्चे के प्राप्तांक और दूसरे वाले बच्चे के प्राप्तांक। तो ये है कंडीशन पास फेल वाली। जिनको समझ में नहीं आया अगले एग्जाम्पल से आ जाएगा। तीनों चारों चीजें आपको आनी चाहिए, कहने का लॉजिक यही है। मार्क्स ऑब्टेन बोल सकते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, अंडरस्टैंड माय डियर। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल। मैंने बोला कि सर एक व्यक्ति है, वह 37.5% नंबर लेकर आता है, मार्क्स लाता है, फिर भी 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति है 62.5 मार्क्स ला रहा है, और बिल्कुल पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना, उन पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स ज्यादा ला रहा है। तो आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताओ कि टोटल मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं। ये पहले वाला व्यक्ति है और ये दूसरे वाला व्यक्ति है, इनके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं बताइए। तो अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक व्यक्ति है 37.5% मार्क्स ला रहा है, मान लो वो फेल हो रहा है। अब फेल हो गया, लेकिन मुझे तो पासिंग मार्क्स के बराबर करनी है बात, तो मैं यही तो कहूंगा कि यार 5 अंकों से फेल हो रहा है ना, तो उसको 5 मार्क्स और आ जाते तो क्या पास हो जाता क्या? ऐसे आप प्रश्न पूछ सकते हो ना इससे कि भाई 37.5% है, 5 मार्क्स अगर और आ जाते हैं तो क्या वो पास हो जाता? बराबर 62.5% मार्क्स लाया दूसरा वाला, और पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स ज्यादा है। तो अगर मैं ये कह दूं कि अगर 45 मार्क्स इसमें से मैं घटा दूं तो क्या बात बराबर बन जाएगी? भाई ये पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स के बराबर करने की कंडीशन है। आप अगर ज्यादा ला रहे हो तो आपको जितना कम करना है वो कम कर दिया, जिससे पासिंग मार्क्स के बराबर आ गए। अब यहां कम आ रहे हैं तो 5 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके पासिंग मार्क्स के बराबर होंगे। ये परसेंटेज है, ये मार्क्स है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 12 में से 7 गया तो 5, और 5 में 25% बराबर 50, यानी कि आपका 100% कितना आ जाएगा? 200। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 200 नंबर जो होंगे वो आपके टोटल मार्क्स होंगे, यानी कि पूरी परीक्षा का जो पूर्णांक होगा, या कह सकता हूं कि पूरी जो परीक्षा होगी वो 200 नंबर की होगी, जो इसने भी दी है वो इसने भी दी है। पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? दिमाग लगा सकते हो। पासिंग मार्क्स के लिए या तो इस कंडीशन को फॉलो कर लो, 5 जोड़ दो, या उस कंडीशन को फॉलो कर लो, 45 घटा दो, तो आपकी इच्छा है। तो मैं कहता हूं 200 का 37.5 कितना होता है? 3/8। तो 25 या 75 और 5, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होता है,
तो 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80 नंबर। ये हो गया भैया पासिंग मार्क्स। अब पहले वाले के कितने आए नंबर, तो सर बोले 80, 75 नंबर पहले वाले को प्राप्त हुए हैं और 5 नंबर वो कम है, क्योंकि 80 ले आता ना तो पास हो जाता ना, लेकिन 5 नंबर कम है। और इसके 45 ज्यादा हैं, तो 45 ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स अगर 80 हैं उससे 45 ज्यादा कर दो 125, तो दूसरे वाले के 125 मार्क्स हैं, उसके 75 ही। बात समझ में आ गई क्या, बोलिए। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो अभी तो हम लॉजिक समझ के कर रहे हैं, पेपर में कई बच्चे डायरेक्ट करने की सोचते हैं, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन रटना नहीं है बॉस, है ना। तो मेरा जो कहना है आपसे कि कॉन्सेप्ट का ही खेल है। सर 25 कहां से आया, लोकेश बोल रहा है, लोकेश कह रहा है 25 कहां से आया। अरे 8 से नहीं काटोगे क्या लोकेश, 25 अट्ठे 200 होता है ना, 25 या 75। बुद्धि लगा भाई यार, ऐसे कैसे काम चलेगा तेरा। आपको बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो, तो ये आपके पास फेल वाला कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा इस चीज को समझने में। हाँ चलिए एक बार फिर सर, अभी मैं लैंग्वेज बेस पे जा रहा हूं, है ना, कैसी लैंग्वेज आती है पेपर में वो समझाता हूं आपको पास फेल वाले में। ये देखो, यहां से करो, 166 से करना जरा, उससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी मिलता जाएगा, इसके साथ साथ सारा कवर हो जाएगा भाई। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, वह 216 अंक प्राप्त करता है और 54 अंकों से फेल हो जाता है। अब आप सोचो क्या करना है भाई, वो 216 नंबर ला रहा है और 54 अंकों से फेल हो रहा है, तो 54 अंक अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या वो पासिंग मार्क्स के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, और पासिंग मार्क्स कितना है 36%, तो 36% के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया 270। तो यहां से मैक्सिमम मार्क्स पूछे गए हैं, तो 9 चौके 36, 9 तिया 27, तो 4% बराबर 30, 25 से गुणा कर दिया 750 नंबर। तो 750 नंबर सबसे ज्यादा, मतलब अधिकतम नंबर 750 है, जो कि पूर्णांक कह सकते हैं हम इनको। हाँ। सचिन कह रहा है सर बुक कब आ रही है, देखो रेलवे वाली बुक तो आ गई है, हाँ लॉन्च करने की देरी है, लॉन्च कर रहे हैं उसको, है ना, मतलब कर देंगे। या तो मैं थोड़ा सा सैटरडे संडे मंडे बिजी हूँ, तो मतलब रहूंगा नहीं यहाँ पर, किसी फ्रेंड का घर का इनॉग्रेशन है तो उसने इनवाइट किया है, तो वहां जाना रहेगा, तो नहीं तो मैं सैटरडे संडे को ही कर देता, या फिर मैं कल देखता हूँ, कल कर दूंगा लॉन्च क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, या फिर मैं वेडनेसडे को करूंगा, बुधवार को, गणेश जी का नाम लेकर। हाँ रेलवे वाली बुक, फिर उसके बाद पैनेशिया का करेंगे, है ना, इस मंथ के एंड में पैनेशिया भी लॉन्च कर देंगे, रीबुक कर देंगे ना। अगला क्वेश्चन भी आप करके बताएंगे, चलो करके बताओ। चलिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए, 35% नंबर चाहिए ना, तो 35% नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो वह 168 अंक प्राप्त करता है, जो 84 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर मैं इसमें 84 जोड़ूंगा तभी तो पास होगा भाई। वो व्यक्ति 168 प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो पास थोड़ी हो रहा है, पास तो तभी होगा जब 84 नंबर और जुड़ जाएंगे, क्योंकि 84 नंबर से तो फेल हो रहा था ना। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि मेरे भाई,
तो 35% बराबर मेरे पास कितना आ गया, 8 और 4 12, 15, 252। और आप इसको काट सकते हैं, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 7 छिंग 42 और 20 से गुणा कर दो। यहां पर 100% ही तो निकालना है अपन को। अधिकतम मार्क्स कितने हो गए, 720 हो गए। अब यहां से मैं पूछूं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ना भाई, 720 का जो 35% है वही पासिंग मार्क्स है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 5% बराबर आपका 36 आया ना, आपको पता है क्या निकालना है, 35% ही तो निकालना है। तो ये पासिंग मार्क्स ये आ गए, इनको जोड़ लो, 252 पासिंग मार्क्स के बराबर ही तो है। हाँ, तो कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना है बस। 720 सही आ जाएगा। यहाँ टोटल मार्क्स पूछे हैं तो टोटल मार्क्स आपने निकाल दिया। हाँ जितेंद्र, मैं लॉन्च करूंगा फिर उसमें क्या नाचने जा रहा हूं क्या लॉन्चिंग में? लॉन्चिंग में ही तो बताऊंगा भाई प्राइस कितनी है, कितनी मेरी कॉस्टिंग लगी है, कितने का प्रिंटिंग है, पूरा बिल दिखाऊंगा उसके बाद में। तो वहां सब बता दूंगा ना, क्यों हेडक ले रहे हो यार, है ना। अब वही तो बात है ना, मैंने तुम्हें पिछली बार भी समझाया था कि क्लास में केवल आप क्लास में ही ध्यान दो, बाकी चीजों पर मैं बता दूंगा आपको अपने आप, है ना। आपको ध्यान केवल पढ़ाई पर देना है। अगला क्वेश्चन करके बताएंगे चलो, कि एक परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 40% अंक चाहिए, 185 अंक लाता है लेकिन 15 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। तो 40% बराबर कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, और 100% बराबर कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो 500 मार्क्स हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे बोला गया है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। बहुत अच्छी बात है। तो विद्यार्थी 185 अंक ला रहा है, कितने में से, 500 में से, क्योंकि टोटल अंक तो 500 है ना। अरे टोटल तो 500 ही है ना, बस। तो आपको परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं उस विद्यार्थी के प्राप्त अंक में। तो 5 तिया 15, बचे कितने, 3, 5 सत्ते 35, 37% मार्क्स वो लेकर आया। कौन, वो विद्यार्थी ने ऑब्टेन किए 37। कैसे निकाले हमने, कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक यानी कि जो ऑब्टेन मार्क्स 81 85, किसका, विद रेस्पेक्ट टू द टोटल मार्क्स, कितने नंबर की परीक्षा है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में ही पूछा गया है। ठीक है, अगला, एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है पास होने के लिए, अगर वह 25% अंक प्राप्त करता तो 72 अंकों से फेल हो जाता। तो डायरेक्ट कर सकते हो क्या, हाँ, 33% तो उसको पास होने के लिए चाहिए, 25% उसके आए हैं, तो जो अंतर रह गया पास और फेल का अंतर कितना है, 8%, और वही किसके बराबर है, 72। तो आपके जो कुल मार्क्स हो जाएंगे 100%, वह हो जाएंगे 900 मार्क्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय फ्रेंड, कर पा रहे हो आप लोग, प्लीज बताएं। मैंने ये सही लिया है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूं इसके, जिससे कि फाइल का लोड हमारे ऊपर नहीं आएगा। हाँ, आप कर भी पा रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे क्या कॉन्सेप्ट भी पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका, लैंग्वेज भी आपको पकड़ में आ जाएगी, और उस ऊपर से हिंदी इंग्लिश भी आप देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बनाइए, ये भी उसी पर ही है, सोच समझकर। एक परीक्षा में ए ने 72.5% अंक प्राप्त किए
और बी ने 78% अंक प्राप्त किए, अर्थात उससे 88 अंक अधिक प्राप्त करती हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण पूर्णांक कितने, मतलब मैक्सिमम मार्क्स। तो लॉजिक बहुत क्लियर है। 2.5 होता तो 5 और 3 8, 5 3 2.5, 5.5 बराबर 88 मार्क्स। और 11/200, 11/200, 11/2 ही होगा। परसेंटेज को कर दिया काम। तो आपकी जो एक रेशो की वैल्यू है वो 1600 आ गई। अब आप होंगे सिर्फ एक रेशो की आई है, भाई एक रेशो ही 100% होता है, आपको मैंने कई बार बोला हुआ है। तो आप या तो एक रेशो की वैल्यू निकाल लो, बात बराबर ही तो हो गई। 1600 विल बी योर राइट आंसर। राइट आ रहा है ना, कर पा रहे हो। नेक्स्ट वन। अब ये वही तरीके हैं जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाए थे। सोचिए आप, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, 27 अंकों से वो फेल हो जाता है। मान लो 27 अंक और आ गए तो पास हो जाएगा। और दूसरे वाले को 32% अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन वो 45 अंक ज्यादा ला रहा है, तो 45 अंक कम करोगे तभी तो पास होगा। तो आपको पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स करना है, यानी कि 12% बराबर कितना निकल कर आ गया, 72। और 100% बराबर अभी 100% नहीं निकालना, आपको निकालना है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, चलो निकाल लेते हैं भाई। तरीके की बात है, वरना तरीका मेरे पास बहुत अच्छा है। चलो बताता हूं आपको, है ना, बताओ। बताओ। अगर मैं कहता हूं कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालना है, यानी कि मेरे को यह निकालना है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि 27 कितना प्रतिशत है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 27 नंबर परसेंटेज में कितना है। ये अच्छी बात है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 100% बराबर निकल कर आ गया 600 मार्क्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि आपसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। तो देखो भाई, पहला मेथड नंबर 1 जो कि कलेक्टिव मेथड है कि भैया 600 है, उसका 20% निकालोगे प्लस 27 करोगे, 120 और 27 147 हो गया। अब 147 का आप 600 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये आपका पासिंग परसेंटेज मार्क्स आ जाएगा। यार इतने परसेंट मार्क्स पर आप पास हो जा रहे हो, तो 0 से 0 काट दिया आपने, बैठा नहीं भाई। हाँ, ऑप्शन गलत है, मैं वही लग रहा था। तो 3 से काटा मैंने, 3 चौके 12, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, 24.5। 24.5% आपका जो होगा वो आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत 24.5 हो जाएगा। ये आंसर इसका आने वाला है। तो ऑप्शन जो है वो गलत है, तो एक बार मैं डायरी में भी नोट कर लेता हूं, जिससे कि हम फाइनल जो A4 साइज की PDF देंगे आपको, उसमें करेक्शन हो जाना है। एक तो अपना 117 नंबर था, है ना परसेंटेज में, एक 88 नंबर था, और एक है अपना 171। 24.5 आएगा ऑप्शन। चेक। ठीक है, क्लियर है बात, आपको समझ में आ गई। ये मेथड नंबर 1 समझ में आ गया। सर पासिंग मार्क्स निकालने का दूसरा तरीका भी है क्या? बिल्कुल है। कैसे, मैं बताता हूं। 20% तो पहले से परसेंटेज है, इसको छेड़ने की जरूरत है नहीं, है ना।
तो जब आपने 600 निकाला तो क्या मैं कह सकता हूं, डायरेक्टली देख लो ना, 27 नंबर 600 का कितना प्रतिशत है, तो 27 नंबर 600 का कितना प्रतिशत आया, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, 4.5% आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 20% तो पहले से ही परसेंटेज में है, और यहां 27 नंबर पूरे के पूरे पूर्णांक का 4.5% है, आंसर आ गया 24.5। तो कौन सा तरीका अच्छा लगा? हाँ, बताइए। जब तक नियरेस्ट लिखा ना हो ना तब तक नियरेस्ट देना नहीं है ना। अगर यहां लिखा होता लगभग पूर्णांक मान बताओ तो देते, जब तक नहीं लिखा है तब तक गलत ही तो गलत माना जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करके बताएंगे इसी बिहाफ पर। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। अभी देखता हूं कि कौन सही करता है कौन गलत। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 24% अंक प्राप्त होते हैं और 90% अंकों से वो फेल हो जाता है, तो मैं कहता हूं कि मैं तो लॉजिक से चलूंगा भाई। 90%, 90 अंकों से फेल हो जाता है तो 90 अंक आएंगे तो पास हो जाएगा। और दूसरे प्रतियोगी को 42% अंक प्राप्त होते हैं और 45 अंक ज्यादा ला रहा है तो 45 घटाओगे तो पास हो जाएगा। क्योंकि ये ज्यादा ला रहा है तो घटाना पड़ेगा, ये कम ला रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि बराबर हो जाए, डिस्को वाला बराबर। ठीक है, यानी कि 135 मार्क्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो 12 में से 4 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, 18% बराबर आपका कितना हो रहा है, 135। अब आप यहां से देखोगे 2% बराबर कितना निकल कर आ रहा है, देख लो दिमाग लगाओ। 2% 9 से काटा मैंने, 15 नंबर 135, 2% बराबर 15 आ रहा है। पूछा क्या गया है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। अब फिर से हम दूसरे मेथड पर ही जाएंगे, पहला मेथड से नहीं करेंगे इस बार। तो दूसरे मेथड में बोला जा रहा है मेरे दोस्तों कि 24% तो पासिंग मार्क्स है ही। तो मैं ये कहता हूं कि 90 नंबर कितने परसेंट के बराबर हैं, तो 15 नंबर 2% के बराबर हैं। तो 90 नंबर बनाने के लिए 6 का गुणा कर दूं दोनों तरफ, तो 90 नंबर जो होंगे वो 12% के बराबर होंगे। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे परसेंटेज में, 36%। तो ना तो मैंने यहां पर टोटल मार्क्स निकाला, ना मैंने यहां कुछ और निकाला, मैंने लगाया दिमाग, और आप लोगों को लगाने के लिए कहूंगा। कैसा लगा तरीका? भाई आप यही तो देख रहे हो कि यार यहां पास हो रहा है अगला, तो यहां ये देखो कि 90 नंबर कितने परसेंट के बराबर है। वहां नहीं बन रहा था, वहां भी कर लेता मैं, वहां 72 को 27 में कन्वर्ट करना था, लेकिन वहां मैंने ऐसे कन्वर्ट किया टोटल मार्क्स निकाल के। ठीक है, और यहां पर डायरेक्टली दिख गया कि यार 6 से गुणा करूंगा तो 12% के बराबर हो जाएगा, तो 12% जोड़ दिया, पास हो गया, फिनिश, हो गया खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, करके बताओ।
एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों को पास होने के लिए 36% और 40% अंक चाहिए। एक लड़का जो 480 अंक प्राप्त करता है और 160 अंकों से फेल हो जाता है। 480 अंक प्राप्त करता है, 160 अंकों से फेल हो जाता है लड़का। लड़की को पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? भाई देखो, दिमाग ऐसी बात है कि लड़के के पासिंग मार्क्स हैं 40% और लड़का जो है वो 480 अंक प्राप्त करता है और 160 अंकों से फेल हो जाता है। तो 160 अंक जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा क्या? हाँ, यानी कि ये किसके बराबर है? 640 के बराबर है। और 100% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1600 नंबर। तो परीक्षा तो इतने नंबर की है भैया, परीक्षा को कोई नहीं रोक रहा, परीक्षा 1600 नंबर की है। लेकिन लड़की को पास होने के लिए कितने चाहिए? 36% चाहिए। 36% चाहिए 1600 का, तब जाके लड़की पास होगी। तो आपने जो पूर्णांक निकाले हैं वो तो लड़कों की वजह से निकाले हैं। तो 16 6 96, 16 3 48 और 9 57। तो लड़कियों को पास होने के लिए मात्र 576 अंक चाहिए। हो सकता है कि सहूलियत मिल गई हो। अगला प्रश्न आप लोग करेंगे, देखिएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो कि 20% अंक प्राप्त करता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक और आ जाएं तो पास हो जाएगा। हाँ, एक दूसरा विद्यार्थी है 30% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20% ज्यादा है, यानी कि 20 घटाओगे तो पास हो जाएगा। यानी कि 10% बराबर कितना निकल कर आ गया? 25 निकल कर आ चुका है। हाँ, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक जरूरी हैं? तो मैं अभी आपसे फिर से कहता हूं कि अगर 5 नंबर को आप यहां बता दो कितना परसेंट है, तो मैं 5 का भाग दे दूं यहां और यहां भी 5 का भाग दे दूं, तो यहां से तो पता लगा कि 5 मार्क्स जो हैं वह कितने परसेंटेज के बराबर है? 2% के बराबर है। तो आप आंसर दे सकते हो 20% तो पहले से ही है पास होने के लिए, 2% और चाहिए क्योंकि 5 मार्क्स 2% के बराबर है, तो 22% पे पास हो जाएगा। मजा आ रहा है क्या? अरे पास फेल वालों में दिक्कत आ रही है क्या? कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? इजीली कर पा रहे हो? कोई ट्रिक फ्रिक की जरूरत है ही नहीं। अब लॉजिकल बात कर रहे हैं ना हम, तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। अगला करके बताओगी, चलो। एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक और आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक ज्यादा ला रहा है, तो डायरेक्टली 10% बराबर कितना कर सकते हो? 15। अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, अब देखना बात, तो मैं फिर से वही समझाऊंगा कि भैया 5 मार्क्स किसके बराबर है? तो 3 का भाग दे दूं यहां, तभी तो 5 मार्क्स 3.33 के बराबर है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 33 सही 1/3% आपके पासिंग मार्क्स होंगे। तो ये तरीका है ना। अब यहां अंक पूछे गए हैं गुरुजी, तो अंक पूछे गए ना, तो अब मैं क्या करूंगा? देखो दिमाग लगवाना हूं आपका। तो अंक पूछे गए तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। और 45 और 5 50। कैसा लगा बताओ तरीका?
भाई जब परसेंटेज पूछे तो अंक को परसेंटेज में बदल दो, और अगर अंक पूछे तो परसेंटेज 30% को अंक में बदल लो। ये डिसाइड करेगा कि ऊपर कैलकुलेशन कितनी आसान बनानी है। क्लियर है भाई? अभी ना तो मैं पूरे मार्क्स निकाल रहा हूं ना कुछ निकाल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये अपना हो गया काम। अब आगे चलते हैं। पास फेल कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनको हम करने वाले हैं। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें तत्व है, जिनके मतलब लॉजिक बनते हैं, जिनके पेपर में प्रश्न आते हैं, ठीक है। ओके, सो हम कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं प्लीज मुझे बताएं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन कहां से थे, कौन से नंबर से स्टार्ट करने क्वेश्चंस करना? पेन पेपर ले लेना, बहुत सारी प्रैक्टिस है। सर इसका कंसेप्ट बता दीजिए। लेट आई हो क्या है जिया? ये कंसेप्ट ये रहा ना, पूरा गुड़ गोबर कर दिया भाई साहब। ये पूरा कंसेप्ट है ना। 2 ही पेज में खत्म हो जाता है, इसमें कोई ऐसी ज्यादा बड़ी बात नहीं। 131 से स्टार्ट होगा ना। चलो आओ फिर आओ। एक जिले में इतनी निवासी हैं, 2.5% से बढ़ती है। 2.5% खटाक से बताओ कितना होता है? कितना होता है 2.5%? तो 2.5% होता है 25%, 1/4 होता है। 2.5 मतलब 1/40। क्या बात है। 3 साल के अंत में निवासियों की संख्या। अब आप जानते हैं कि 2.5% आपका जो है वो 1/40 है। मजा आपको कैलकुलेशन में आएगा। 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41, 3 साल की बात की गई है। अब 4 चौके 16 चौके 64 और 3 जीरो, और इसका मेरे को नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। मैंने कहा अभी पूछेंगे, रुको आपसे। ये अगर मैं बराबर कर देता हूं 10 24, मैं ही सिखाऊंगा कैलकुलेशन कैसे करनी है ना भाई। ये 3 जीरो को 3 जीरो ले गए। चलिए अब मैं 8 से काट देता हूं 8 बार। मैंने 8 से काट दिया, 8 एकम 8 बचे 2, और 8 दूनी 16 बचे 6, 8 8 64, और 8 से काटा मैंने, 8 एकम 8 और बचे 4, 8 6 48, 16 बार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो आंसर आएगा वो 41 के क्यूब का, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं ये भी बता देना, 41 के क्यूब का 16 गुना आंसर आएगा। यानी कि यहां से मैं देखता हूं कि यूनिट डिजिट तो मेरा 6 आने वाला है। तो यूनिट डिजिट 6 मेरा कौन से ऑप्शन में है? ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों ऑप्शन में है। और इन दोनों ऑप्शन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी है? क्योंकि अगर मैं ये देख रहा हूं कि यहां 736 आ रहा है, यहां भी 736 आ रहा है, तो क्या अब मैं यूनिट डिजिट से कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। अब मैं फंस चुका हूं। लेकिन मैं पूरी कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, और आप लोगों को यही सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी भी बड़ी कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। अब मैं 41 का क्यूब करना आपको क्या सिखाया था? 4 चौके 16 चौके 64, और 1 का क्यूब 1, यहां हो जाएगा 4 चौके 16 इंटू 1 16, 1 का स्क्वायर इंटू 4 4। आपको पता है इधर 3 से गुणा करना होता है, इधर भी 3 से गुणा करना होता है। तो ये 1 आया, ये 4 थी 12 आया, ये 16 थी 48 आया, और ये 64 आया। तो यहां मैं देखता हूं ये 1 आया, यहां 2 आया, 1 हासिल 49, 4 68 921। इसको 16 से गुणा करना मेरे लिए बेहद आसान है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 16 नौ में 144 147, 14 16 अट्ठे 128 और 10 138 और 4 142, 14 16 6 96 और 4 100 और 10 110। कंपैरेटिवली कैलकुलेशन में डूब के जाना अच्छी बात है। हमने किया है, हमने सब सीखा है। बहाने तो बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा भाई, बट पेपर में आता है, करना पड़ता है, तो कैसे करोगे? मुझे नहीं लगता। हां मैं मानता हूं कि 1 मिनट लग जाएगा, बट जो बच्चे छोड़कर आएंगे उससे तो बेहतर है। ये तभी है जब आप पूरे पेपर में अच्छे हो और आपके पास समय भी है। चलिए डी आंसर आ गया। नेक्स्ट, और जिस दिन आपको कैलकुलेशन मजा आने लग गया ना,
एक गांव की जनसंख्या 10,500, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है, तीसरे वर्ष में 30% बढ़ जाती है। और मैं आप लोगों से आज मैं ये पूरा दावा करता हूं खोल के कि आपकी कैलकुलेशन को मैं यहीं सुधार दूंगा। अच्छा ये बताओ, कल रात वाले जब क्लास आपने ली किसी ने, एक आध बच्चों ने तो ली होगी, रात को 9 बजे विजय बैच चालू हुआ परसेंटेज। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपका परसेंटेज भी चल रहा है और करंटली जो चीजें आप सीख रहे हो उन्हें वहां बना पा रहे हो ना, ये मैं जानना चाहता हूं। अभी आप देखते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 10% की वृद्धि को मैं 10 से 11, मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। 20% कम हो जाने का मतलब 5 से 4 और 30% का मतलब 10 से 13। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कट जाएगा, काट सकते हैं आप चाहें तो, मैंने काट दिया 25 बार, तो 125 और 143 यही आ रहा है फाइनल। आपको बता दूं 3 साल बाद तो मेरे पास दो विकल्प हैं कि 143 से गुणा जरूर होगा ना, बिल्कुल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 11 का मल्टीपल तो जरूर होगा। तो मैं ये पहली चेक कर सकता हूं, 3 और 6 9 और 9 11 का डिविजिबल है। ये हो गया देखो 5 और 5 11 से भी डिविजिबल है। ये हो गया 3 और 3 11 से डिविजिबल है। 8 और 8 16, ये नहीं है, नहीं ये भी है, 16 में से 5 गया तो 11, ये सारे ही 11 का मल्टीपल है सोचो। तो अब ऑप्शन खत्म, 13 और एक चीज, लेकिन 13 का डिविजिबल करोगे कहां तक करोगे, कर सकते हो, मैं चाहता हूं कि आप करें। 13 सत्ते 51 में बचे कितने भैया 11, 13 नम्मा 117, 13 दूनी 26, 13 से जा रहा है। 13 अट्ठे 104, बचे 10, 13 अट्ठे 104, 13 से भी जा रहा है। 13 सत्ते क्या कहते हैं 51 में, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, बचे 3, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये 26 और 5 ये भी जा रहा है। भाई बहुत बड़ी आफत है यार। तो अब भाई फंस चुके हैं पूरी तरह से। फिर क्या चीज है सर, 6 0 2 8। तो यहां एक चीज फायदेमंद है मेरे लिए, यूनिट डिजिट। तो मैं वही समझाना चाहता हूं कि हर चीज का एक तरीका होता है। आप हमेशा ऑप्शन वाले तरीके पर नहीं कूद सकते, आप फंस जाओगे। कैलकुलेशन आराम से करो, हौले हौले, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 105 इंटू 4, 5 से आप काट सकते हो कितनी बार, 21, 84। तो 84 का जब गुणा करोगे तो इकाई अंक आपको साफ साफ दिख जाएगा, 2 आएगा एक ही ऑप्शन में। तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड सर, यूनिट डिजिट इज द बेस्ट मेथड। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें एक्चुअल डेटा देता है, ऑप्शन हमें केवल डिविजिबिलिटी देते हैं। यार डिविजिबल देख लो, डिजिट सम देख लो, फंस गए तो जानबूझ कर लाया हूं, बताओ जानबूझ कर सारे प्रश्न 13 और 12 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल लाया हूं। क्यों लाया हूं, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसा सोच रहा है और ये प्रश्न मैंने भेजे हैं इस तरह के आगे। अब ये हो सकते हैं कि आ जाएं। नेक्स्ट अगला करेंगे, देखिए एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है, अगले वर्ष में 15% कम हो जाती है। 15% कम हो जाती है यानी कि 20 से 17। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 साल पहले क्या होगा। तो पता है वर्तमान का मतलब पता है क्या होता है,
वर्तमान का मतलब ये जो अभी चल रहा है, तो ये वर्तमान है और फिर 2 साल पहले पूछा है, तो ये हम 1768 के बराबर कर रहे हैं। और आपको देखो दिख भी जाएगा, कभी गुणा मत कर लेना, बेवकूफी हो जाएगी ये, क्योंकि गुणा करोगे दिमाग लगाओगे, फिर भाग दोगे फिर दिमाग लगाओगे। हमेशा ऐसे लिखो जिससे कि देखो कटता हुआ दिखेगा। और 13 8 104 तो कट गया ना 80 बार, तो 80 इंटू 200 16,000। इज इट क्लियर मेरे दोस्तों? ओके, वेल डन। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या P पहले वर्ष 12.5%, दूसरे वर्ष 15.38, तीसरे वर्ष 14.28। P का मान ज्ञात करो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी है। तो 12.5% यानी कि 8 से 9। 15.38 कितना होता है? 2/13। 13 से 11 और 7 से 8। 8 से 8 कट गया, 13 सत्ते 91 और 99 लिख सकते हो, क्योंकि छोटा मोटा डेटा है पता चल जाता है। अब बोला गया है 3 साल बाद इतनी है होगी, तो 3 साल बाद अगर इतनी होगी तो पहले कितनी थी? तो भैया 99 बराबर 33,000, तो 1 बराबर 1000/3। ठीक है, और P का मान बता दो। 8 से 9, 13 से 11, 7 से 8, 8 से 8 कट गया। भाई साहब यही बनना है, कोई वो नहीं है। 91 इंटू 1000/3 है लमसम 30,000 की, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। हाँ हाँ, बताओ यही आ रहा है क्या? कोई डेटा वेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बन तो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म 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 आंसर इसका कितना आ रहा है चेक करने दीजिए मुझे। सॉल्व करने पर 91 इंटू 1000, 91 इंटू 1000/3, 30,333। आपका भी यही आ रहा है क्या? 30,333.33। मैं देखना चाहूंगा बाकी बच्चों को। नहीं आ रहा है ना? ओके, करेक्शन है, करेक्शन कर लो। हाँ बस एक मिस्टेक हो गई मेरे से इसमें, मैं ये मेरी गलती है, टाइपिस्ट की नहीं है। ये मिस्टेक मेरे से हो गई, ये 8.33 था, 1/12 था, लेकिन मैंने 12% लिख दिया। 1/12 होता तो 13 से 13 कट जाता, आंसर आसानी से आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया। अब इसी की वजह से आंसर मैं चेंज कर रहा हूँ। अब 134 में, 134 में ऑप्शन
30,333। ठीक, आइए, ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया ना अब तो। नेक्स्ट, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ गई, दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हुई है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 20 से 21 हो गया। एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ गई है ना, और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो गई, यानी कि 25 से 24। 4 पंजे 20, 4 छः की 24, 25 पंजे 125, 26 छः की 126। दूसरे वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी है? तो यहां आपको पता है पूरी कैलकुलेशन है, 55 12 248। और मैंने अभी तक आपको यही सिखाया है कि घबराना नहीं है दोस्तों, बस इतना मैं कह सकता हूं। 6 से मैंने काटा, 6 से काट दूंगा मैं, ठीक है, 6 से मैं काट दूंगा इसको 21 बार, और 6 नाम 54, बचा 1, 6 एकम 6, बचे 5, 6 8 48, बचे 4, 6 7 42, और 6 8 48। 10 18 और 15 कट जाएगा 3 से, 3 से काटा मैंने 7 बार, 3 से मैंने काटा 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिंग 18। 7 से भी कटना चाहिए, तो मैं देखता हूं, 7 चौके 28, बचे 2, 7 तिया 21, बचे 5, और 7 7 7 49, बचे 3, है ना। 7 चौके 28 और 7 8 56, तो 7 से भी कट गया। अब आपको पता है 125 कितना होता है? 1000 बटे 8 होता है। तो क्या 8 का भाग इसमें जा रहा है? मैं चेक करता हूं, क्योंकि 8 का भाग जा रहा है तो बात बनवाते हैं फिर आपसे। तो हम देखते हैं सर, 8 पंजे 40, बचे 3, और बचे 3, 8 चौके 32, हाँ 8 चौके 32, बचे कितने? 5, 8 छिंग 48, 48, और 6 बच गया, 8 8 64। तो ये आएगा आंसर बी। मेहनत कर ली, रंग तो आ गई, मेहनत तो रंग लाती है भाई। हम कैलकुलेशन पे रिलाई कर रहे हैं। आपको मैं आपको क्या बोलता हूं, ये ध्यान रखना कि लाइफ में आप इस दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन बताता हूं। आपकी डर क्या है, मैं आपकी डर जानता हूं। आपको कंसेप्ट में दिक्कत आती है, वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, और ये वही कैलकुलेशन है जो पिछले सालों में पूछी गई है, और हमें ये करनी है। आप चाहे टाइम लगा लो, लेकिन करनी है। इससे क्या फायदा होगा? इससे दो फायदे होंगे। आप एक तो प्रश्न देखकर डरोगे नहीं, दूसरा चीज आप लोगों को आदत बनेगी, और अगर किसी भी चीज की आदत और फोकस रहे ना, तो वो चीज होने लगती है, होने लगती है भाई। आधा से ज्यादा नहीं करने वाले बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको बस ऐसा डर है, जिन्होंने करके कभी नहीं देखा, करके ही नहीं देखा, उस चीज का डर है। जैसे मान लो मैं कहता हूं यार मैं पतला नहीं हो रहा, दौड़ना शुरू कब करूंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये डर है बस पतला नहीं हो रहा, बट मैं उसके इलाज के ऊपर नहीं भाग रहा हूं। तो वो ही वाली बात है, जिस दिन दौड़ने लगूंगा उस दिन हो जाऊंगा, इतना मुझे पता है। बस उस चीज को टालना हो, आपको नहीं टालना है, आपको समझाने वाला है, और मैं भी खुद समझ जाऊंगा, चिंता मत करो। अब आइए,
एक शहर की जनसंख्या पहले साल इतनी बढ़ती है, दूसरे साल, तीसरे साल 6 से 6 गया, 25 से 21 हो गया, 4 बराबर 12,000, 1 बराबर 3,000। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 63। वर्तमान यही कहलाता है। पिछले 2 क्रमागत वर्षों में, यानी कि एक साल लगातार अंतर दे रखा है 12,000। पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। 10 से 11, 100 से 121, 21 रेशो बराबर कितना है? 12,000। वर्तमान जनसंख्या बतानी है आपको। चलो बताओ। अब यहां भी कैलकुलेशन तो है ही। पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है ना। अच्छा, ये है लॉजिक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है भाई। दिस इज द न्यू टाइप। ये वैसे नहीं होगा जैसे हम समझ रहे हैं। यहां बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 2 कंसेक्यूटिव ईयर गो फ्रॉम टुडे इज 12,000। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो शहर की जनसंख्या 100 है, 10% की वृद्धि हो गई, 110 हो गई, फिर 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि 121 हो गई। तो जो आपका जो पहले पहले 2 क्रमागत सालों का जो अंतर है वो 10 है और वो 12,000 के बराबर है। ये है क्वेश्चन। भैया इस क्वेश्चन पे स्टार बना लेना। तो 1 बराबर 1200 हो गया और आपसे पूछा है अब कितना होगा वर्तमान में? 121 रेशो। तो 121 इंटू 1200, तो 2 जीरो वाली बात है। 144, 145, 200 आंसर है, सी ऑप्शन। मस्त क्वेश्चन है भाई ये नया टाइप है। क्योंकि 2020-21 का ये डिफरेंस, ये जो 2020 की शुरुआत में ये रहा और 2021 में ये रहा, तो आपसे 20-21 का डिफरेंस है ये। 2 क्रमागत वर्षों का। क्रमागत वर्ष मतलब 1 साल का गैप। ये है चीज। हाँ, यही तो लॉजिक था इस क्वेश्चन में यार। अगला करेंगे। एक ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है। मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है। बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है। गुरुवार को फिर से 5% की वृद्धि होती है और गुरुवार का अंतिम मूल्य ये है। तो भैया सोमवार को 10% की कमी, मंगलवार को 20% की वृद्धि, बुधवार को 8% की वृद्धि और फिर 5% की वृद्धि। सोम मंगल बुध गुरु। बस सॉल्व करना शुरू। मेहनत तो पूरी है भाई, बिना मेहनत के क्या मिलता है इस दुनिया में, लेकिन हलवे से तो अच्छा है। चलिए, तो अभी कटेगा तो सही है। देखो इसकी मतलब दिख ही रहा है, आपको पता है कि यार वहां कट रहा है, आंसर तो 0-0 में ही आ रहा है। तो मैं तो काटना शुरू कर रहा हूं भाई, मैं टेंशन ही नहीं लूंगा। हाँ बस इनको भी काट लूंगा, चिंता मत करो। तो पहले मैं 9 से काटा। 9 7 63, बचे 3 और बचे 3, 9 तिया 27, बचे 4 और 9 चौके 36, 7 9 8 72, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। 6 से काटा, 6 एकम 6,
बचा 1, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 दूनी 12, बचे 2, 6 चौके 24, 6 7 42, 6 दूनी 12। बाकी 27 इंटू 4 है ये, और ये 21 इंटू 5 है। 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 4 छिकी 24, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। 9 से काटना जरा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचे 3, 9 चौके 36, 9 दूनी 18। 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12। और 7 से देखना, 7 तिया 21 हो गया, 7 एकम 7, बचे 4, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14। ओहो गजब हो रहा है भाई साहब। 3 से काटा, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, तो 54/5 आ गया हमारा। तो 54/5 आप समझदार हैं। 5 से 5 54,000। एंड तक लड़ेंगे हम। रिजल्ट आपके सामने है डियर। हाँ मेहनत लगी, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत लग नहीं रही है, मेहनत लग रही है, लेकिन हम हार थोड़ी रहे हैं, हम तो जीत ही रहे ना। देखो कितनी बड़ा एग्जाम्पल मैंने इन 2 लफ्जों में कहा है कि हाँ मेहनत लग रही है, बट हम हार थोड़ी रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं ना भाई। कैलकुलेशन सुधार दूंगा, यहीं से शुरुआत हो रही है। देखो अब अगला इनकम एक्सपेंडिचर चालू हो गया। एक विक्रेता कुल सेवों का 60% बेचता है। बचे हुए सेब जो हैं, बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है, तो शेष सेवों को फेंक देता है। तो विक्रेता द्वारा फेंके गए सेवों का प्रतिशत कितना है? मैं ऐसे समझाता हूं कि मान लो 100 सेव हैं पहले आपके पास, 60% भाग आप बेचते हो, 40% आपके पास बच जाते हैं, ये आपने बेचे हैं। बात को समझना, बचे हुए भाग का 15% आप फेंक देते हो। बचे हुए भाग ये हैं, बेचे हैं और ये बचे हैं, वाह दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बचे हुए भाग का 15% आप फेंक देते हो, तो 40 का 15% कितना हो रहा है? 3/20। तो मैंने ये कहा कि मैंने 3/20 फेंक दिए, यानी कि 6 सेब मैंने फेंक दिए, 6 फल, हाँ 6 सेब मैंने फेंक दिए। अभी मेरे पास कितने बचे हुए हैं? 40 का 17/20, यानी कि मेरे पास 34 सेब अभी बचे हुए हैं। ये मेरे पास बचे हुए हैं अभी भी, और ये मैंने फेंके हैं। अगले दिन वह बचे हुए सेब का 50% हिस्सा बेचता है। तो बचे हुए का 50% यानी कि 17 मैंने बेच दिए हैं, बेचे हैं, अभी मेरे पास 17 बचे हैं। वेरी गुड, बचे। और शेष सेबों को फेंक देता है। ये मैंने अब बचे हुए सेब फेंक दिए, तो विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का प्रतिशत कितना होगा? तो 17 यहां पर हैं और 6 वहां पर हैं, 23 सेब फेंके हैं 100 में से, तो 23% सेब आप फेंक चुके हो। इज इट क्लियर? हाँ, और 100 मानने से ही ये निकला, क्योंकि अगर 100 की बजाय कुछ और मानते तो फिर आप उसके रेस्पेक्ट में निकालते। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। क्या आपके मन से ये आवाज आ रही है कि अभी तक का बेस्ट परसेंटेज आप पढ़ रहे हो? सर हमेशा यही आती है जितनी बार आपसे पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि हमेशा कुछ नया आपके पास मिलता है आपको, और यही मेरे कोर्स की खासियत है। आपको लगता है कि यहां डेड एंड है, मैं कहता हूं बेटा वहीं से शुरुआत है। डेड एंड कहीं नहीं है मेरे लेक्चर्स में, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं जो सिखानी बाकी हैं और सीख रहे हैं आप। अगला प्रश्न आप करेंगे, चलिए।
एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर, शेष का 15% मकान के किराए पर, और इतना बचाता है। तो 20% यानी कि 5 से 4, और शेष आ गया सक्सेसिव लग जाएगा 20 से 17। तो यहाँ 100 आ रहा है और यहाँ 68 आ रहा है, ये बचा हुआ हिस्सा है। तो 16 320 अभी कटना चाहिए। 17, 4 से काटा 17 बार, 4 चौकी 16, 4 अट्ठे 32, 17 दूनी 34, बचे कितने 6, 17 चौके 68, 24,000 वेतन। अगला करेंगे, अ फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है, सो व्हाट विल बी योर आंसर? एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर, और शेष इतने रुपए दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। तो 4 में से 1 खाने पर, तो बचेगा 3, और वो साथ में है, अंडरस्टैंड? तो सक्सेसिव अभी मत लगाओ, आप पहले 1/4 और 2/3 को जोड़ लो, और यहां से आ रहा है 3 और 4 दूनी 8, 11/12। तो 12 में से 11 खर्चा हो गया, तो 1 बचा है, शेष जो कि 1320 है। 1 बराबर 1320 है, बस हो गया काम। तो 1 बराबर 1320 है, तो यहाँ टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 1320 इंटू 12। और आपसे क्या बोला गया है कि घर के किराए पर कितना खर्चा हुआ? 2/3। तो 3 चौके 12, 1320 इंटू 8 आंसर आ जाएगा फिर तो 60 वाला आंसर है। और 2 ऑप्शन है, 13 अट्ठे 104। हाँ, ये आंसर होगा, फिर बी ऑप्शन आंसर होगा। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, समझे ना आप? समझ गए ना? कितने बच्चे समझ चुके हैं कि भाई पहले हमने इनको जोड़ा, क्योंकि इनके बीच में रिमेनिंग कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जो रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ है, तो 12 में से 11 खर्चा हो गया, बचा कितना? 1, और ये बचा है तभी तो 1320 के बराबर है। 1 बराबर 1320, तो टोटल था कितना? इतना, और उसका 2/3 किराया है। सक्सेसिव लगेगा ही नहीं ना इसमें तो। हाँ, क्योंकि सक्सेसिव का कोई लॉजिक नहीं है ना, है ही एक ही क्वांटिटी तो है। अब मैं इनको एक जैसे ही मानूंगा ना, क्योंकि बीच में रिमेनिंग नहीं है, अंडरस्टैंड? सक्सेसिव तब होता जब 3-4 बीच में शेषफल होता, यहां है ही नहीं, क्या मानूं? अगला करेंगे आप। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को, बची हुई राशि का 10% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास इतने रुपए शेष रहते हैं। तो जेब खर्च का 80% एक साथी को, यानी कि 5 में से 4 गया तो 1। अब बची हुई राशि 1 है, क्योंकि 4 चला गया। 10%, 10 में से 9 गया, मतलब 10% मतलब 1 गया तो 9। तो ये कितना है? 50 आपके पास था, तो 9 अभी बचा हुआ है सक्सेसिव के हिसाब से, और ये 135, तो 15×5 75, 750 पैसे आपके पास हैं। और 750 पैसे को आप रुपए में बोलेंगे 7.5 रुपीज। गलत नहीं है, आप 750 पैसे ही है, बट वो रुपीज में कन्वर्जन हो जाएगा उसका। आंसर आ गया। ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का।
अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग देखेंगे, खुद बताएंगे और क्या समझ में आ रहा है ये बताएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, तो यानी कि बड़े बेटे को बचेगा कितना, 4, एक खर्चा, शेष कितना है, 10 से 3 गया तो 7, शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को, यानी कि 10 से एक खर्चा 9, और बचेगा इतना उसके पास अभी ये। तो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भैया 7 से अगर मैं इसको काट रहा हूं तो 7 6 42, बचे 3, और 7 चौके 28, 7 8 56, और 9 से काटता हूं तो 9 7 63, 9 दूनी 18, और 4 से काटता हूं तो 180। तो उसकी आय कितनी है, 18 पंजे 90,000। खेल खत्म। एक बच्चा कह रहा है सर ट्रस्ट को किस में रखेंगे, खर्चा ही तो है, जब तुम्हारे जेब में नहीं बचा ना तो खर्चा हो गया। दान भी एक खर्चा ही होता है, वापस नहीं आता ना भाई, खर्चा क्या है। और मैं तो ये कहता हूं कि दोस्त को उधारी देना भी खर्चा है, वापस नहीं आता है। हाँ, दोस्ती और खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, हाइब्रिड मॉडल है या फिर डायरेक्ट मॉडल है, आप बताएं। पढ़कर आपको खुद समझना है, अब तुमको पहले, है ना, उसी से ही देखते हैं कि आप क्या स्किल लेके जा रहे हैं अपने साथ में। चालीस परसेंट भोजन, 20% घर के किराया, 10% मनोरंजन, 10% यातायात, कहीं शेष है ही नहीं। तो 40 और 20 60, और 70 और 80 80%, तो 20% बराबर ये, तो 20% बराबर अगर भाई साहब ये है, तो आपका मासिक वेतन कितना है, 5 से गुणा कर दो। नौ पड़म 45, 195, डायरेक्ट मॉडल है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्चा होता है, शेष धन का 5% यातायात पर, और 720 रुपए उपहार में। अब ये समझना, ये गिफ्ट का क्या लॉजिक होता है, मैं समझाता हूं। देखो 20% पहले देखो आप, तो 5 में से एक खर्चा हो गया, 4 बच गया। अब इस बचे हुए में से 5% यातायात पर चला गया, तो यानी कि 20 से 19 हो गया। अभी आप थम जाओ, यहां आपके पास 100 है, तो ये हो गया 76। अभी 76 किसके बराबर होगा वो देखते हैं। देखो, तो ये 720 रुपए उपहार के जो अभी आपके पास होंगे, अभी आपने उपहार खरीदा नहीं है, यहां तक तो केवल आपने यातायात पर खर्चा किया है, अभी उपहार नहीं खरीदा है। तो 720 प्लस 384 रुपया, ये अभी आपके पास बचे हुए हैं। तो 4 8 और 2 10, और 10 और 1 11। तो मैं यहां पे और काट सकता हूं, इनको काटना चाहूं तो 76 से भी काट सकते हो। तो 19 चौके 76, और 19 से काटा मैंने 5 बार, और 19 छिकी 114, 5 बार चला गया,
15 बच गया। यातायात पर खर्चा पूछा गया है, सही आ रहा है ना। कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा, ये देख लो भैया। कट जाए तो बढ़िया है, नहीं तो भाई साहब हम क्या करें, हम कहाँ तक लड़ें बताओ। हाँ इंग्लिश में ये है भाई, मैं कहूँ बेचारा कट ही नहीं रहा हमारा। चलो सॉरी, मैं करेक्शन करवाऊंगा। रुको रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 145, हिंदी 3840 होगा। हम्म 3840 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3840 720। अब देखना, 19 चौके 76, 19 दूनी 38 और 19 चौके 76 आ गया ना 60 बार। तो 60 बार आती क्या हो जाएगा? 6000 आ गया। अब 6000 तो केवल इनकम इनकम आई है आपकी। अभी क्या बोला गया है? यातायात पर निकालो। रुको, तो 20% में से कितना बचेगा? 4/5। और यातायात पर कितना है? 1/20। तो ये डायरेक्टली 20 पंजे 100 खत्म, 240 रुपया आंसर है। पता है ना 1/20 क्यों आया? क्योंकि यातायात वाला निकालना है केवल। 240 रुपये आंसर आ गया। अगला कर दीजिए, अगला करो चलो। एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए दे देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़कों को मिलता है। मिलने वाली राशि का, तो मैं ये कहता हूं 1% जब जेब खर्ची के लिए दिया, यानी कि 99% का बड़े लड़के को, 80% बड़े लड़के को मिला और 99 का 20% जो है वो छोटे लड़के को मिला, तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। वो लड़का जो है वो 99% का 80% ले रहा है और अपने भाग का 80% वो खर्चा कर दे रहा है। यदि वह 50 रुपए प्रति महीने की बचत करता है तो 20% वो बचत करेगा अपने खर्चे में, क्योंकि 80% तो खर्चा है और उसकी 50 रुपए महीने की बचत है। तो अब सॉल्व करना पड़ेगा भाई। देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है। तो करो बॉस, करोगे आप, करो तो बढ़िया है। 50/16/99 ऐसी करके देख लो भाई कैलकुलेटर से। 50/16/99, 3156 आ रहा है।
है ही नहीं, बात ही समझ में नहीं आ रही है, कहना क्या चाह रहा है ये अंकल। क्योंकि 100% इनकम में कितना दे देगा वो? एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्चे के लिए दे रहा है। अब 1% में बच्चे क्या कर लेंगे यार? हाँ तो ये 1% पे ही तो खर्चा हो रहा है यार। मैं बेवकूफ हूं भाई। हो गया, आंसर आ गया 50/16। 5/16 कितना होता है? 5/16 कितना होता है? ये 1% के बराबर हो जाएगा नहीं? हाँ, फिर 100% निकाल लेंगे। 6 5 31 25 आ गया आंसर, ये ऑप्शन। आई अपोलोजाइज। वो 99 थोड़ी देगा भाई, 99 थोड़ी, 1% दे रहा है। मुझे लगा पिताजी बढ़िया होगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना अब आपको? वो 1% का ही खर्चा हो रहा है, वो 1% ही तो दे रहा है बेचारा। अब उस 1% में जो बड़ा बेटा है वो 80% तो उसको मिल रहा है उसका, और उसका 20% वो बचा रहा है, क्योंकि 80% वो खर्चा कर रहा है, तो वो 50 रुपए के बराबर है। तो वो 1% बराबर कितना आया? 3150 आ जाएगा, 100% बराबर। ये है क्वेश्चन। अब बाकी कल करेंगे अब, है ना? हाँ ठीक है, अब यहां से बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। अब आपके पास होमवर्क बहुत सारा है, आप उस होमवर्क को ट्राई जरूर करें। हाँ, देखिए ये होमवर्क है 147, 148, 149, 150, ये पूरा होमवर्क आपका इनकम एक्सपेंडिचर का है। देन उसके बाद डायरेक्ट मेथड वाले इनकम एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, है ना? यहां तक ये पूरा देखो, ये पूरा होमवर्क है आपका, ये हमने कर लिए सारे। ये कुछ भी नहीं करने अब आपको, 176 75 तक कुछ नहीं करने। अब ये नई फाइल है 176 से, 176 से नई फाइल है। इसमें पास फेल वाले मैंने दिए हैं क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन मैंने पास फेल वाले डाले हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन डाले हैं एक्स वाले, तो वो आपको करने हैं। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आप अपनी लाइफ का बेस्ट पढ़ रहे हो यार, और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो शायद कोई और बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ये ध्यान रखना, पहले से ही ध्यान रखना। 200 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हाँ सर, रेलवे की बुक कब आएगी? भाई रेलवे की बुक आ चुकी है, बस लॉन्च करूंगा मैं उसको, है ना? लॉन्च तरीके से करूंगा, और मैं पूरा एक बिल आ जाए तो उसके बाद पूरा मार्जिन देख रहा हूं, जहां मैं मिनिमम कॉस्टिंग में वो आपको दे सकूं, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट तो मुझे लेनी पड़ेगी, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी लेना पड़ेगा, आप जानते हैं अभी एक्सपेंडिचर में आता है सारा वो। देन उसके बाद में एक्सपेंस कॉस्ट जो उसकी है वो भी लगाएंगे, उसके बाद वो आपको दे देंगे, है ना? जो मतलब वो कन्वीनियंस फी होती है जो। ठीक है ना? चलो ओके, प्राइस अभी डिसाइड नहीं करी है ना सर? बुक से ही मिला के पढ़ाइएगा। देखो बुक अलग चीज रहेगी और ये अलग रहेगा कोर्स, है ना? बुक आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगी, वो रेलवे के दृष्टिकोण से बुक है पूरी। ठीक है, हाँ, चलिए ओके, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में मिलते हैं। अच्छा लगा नहीं आपको? अच्छा लगा नहीं? हाँ, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको पता लग रहा है कितने बढ़िया क्वेश्चन है? आप देख रहे हो 200 क्वेश्चन तो आप इसके कर चुके हो अभी तक। हाँ, चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।